लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म का समूह हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ लिया है, क्या चीज है क्या चीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसके कुछ की फीचर्स हैं कि अगर वो चीज हम एक एक लाइन पे एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो हमारे आंसर्स कुछ ज्यादा ही बेटर बनेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो कितने की फीचर्स है, उनकी फीचर्स का मीनिंग क्या है। जो मी की फीचर्स का मीनिंग तुम्हें खुद मालूम होगा उनको मैं और बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला वाला पढ़ा उसमें लिखा है देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि फेडरलिज्म में टीएस ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। टीएस ऑफ गवर्नमेंट जो सबसे ऊपर गवर्नमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, और जो तुम्हारा दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं स्टेट, है ना। स्टेट जो होती है वो तुम्हारे सेंट्रल के अंडर काम करती है, लेकिन ऐसे काम नहीं करती कि बहुत ही अंडर काम करेगी, है ना। जिसकी वजह से इन लोग के लिए अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि सेंट्रल अपने लॉ अलग बनाएगी, स्टेट के लिए अपने लॉ अलग होंगे। उसमें स्टेट अपना सेंट्रल पे दखल अंदाजी नहीं करेगा, ना सेंट्रल स्टेट पे करेगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ टू और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि एक और भी गवर्नमेंट है जो और भी गवर्नमेंट है ना इन दो के अलावा, तो वो है तुम्हारी एक है म्यूनिसिपलिटीज, क्या है म्यूनिसिपैलिटीज, और एक है तुम्हारी पंचायत, है ना। तो यहाँ भी गवर्नमेंट चलती है, अपनी अलग गवर्नमेंट चलती है, लेकिन वो गवर्नमेंट तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है ना। तो कुछ लॉज वगैरह होंगे जो पंचायत के मेंबर ही बना पाएंगे, उसे स्टेट मेंबर स्टेट तुम्हारे असेंबली नहीं बना पाएगी, है ना। ये हो गया विधानसभा, विधान परिषद नहीं बना पाएगी। ठीक वैसे कुछ लॉ है जो तुम्हें सेंट्रल असेंबली ही बना पाएगी, जैसे लोकसभा राज्यसभा बना पाएगी, है ना। म्यूनिसिपालिटीज के अपने एक अलग लॉ होते हैं, ये सारी चीजों की म्यूनिसिपालिटीज में भी सारी चीजें जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, ये धीरे धीरे हम लोग का सिलेबस और थोड़ा मतलब क्या कहते हैं इम्प्रूव होने वाला है, ये चीज है। तो चलो दूसरा पॉइंट पढ़ो अंश। Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation, and administration. इसका मतलब समझे, ये समझाओ मुझे। भैया मतलब जो डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट की, वो मतलब जो है उन अपने आप को मतलब वो चेक भी जो लॉ वो लोग यूज कर रहे हैं वो चेक भी कर सकते हैं और बता भी चलो सकते अच्छा हैं ठीक उसको है, अब कैसे शांत रहो। यूज अब करना है देखो, ना। मान लो कि ये तुम्हारी ये एक मोहल्ला है। क्या है तुम्हारा? ये एक मोहल्ला है और मोहल्ले में 50 घर है। क्या है? 50 घर। तो मुझे बताओ क्या वो 50 के 50 घर क्या कहते हैं एक ही तरीके से चलते होंगे? उनके घर में जो मालिक होगा सबका एक ही होगा क्या? नहीं होगा ना। तो तुम्हारे घर का मालिक अलग होगा, दूसरे घर का मालिक अलग होगा, तीसरे घर का मालिक अलग होगा, उन सबका मालिक अलग होगा, है ना। अपनी अपनी जुरिडिक्शन है। तो जुरिडिक्शन मतलब एक सेट ऑफ एरिया होता है जो उसी चीज पे वर्क करेगी। जैसे मान लो कि मेरे घर में जो जुरिडिक्शन है वो मेरे फादर संभाल रहे हैं, तुम्हारे घर में जो जुरिडिक्शन है तुम्हारी मदर संभाल रही है, तुम्हारा अमन के घर में जो जुरिडिक्शन है उसका भाई संभाल रहा है। तो ये जुरिडिक्शन है। ठीक वैसे अगर मैं बोलता हूँ सेंट्रल स्टेट म्यूनिसिपैलिटी से पंचायत, तो पंचायत का कुछ एरिया है तो वही वो संभाल रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं मैप में दिखाने की कोशिश करूं, तो मैप में मान लो कि जैसे तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा टोटल पूरा मैप है। तो मैं कह रहा हूँ पूरा अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो देखो हम तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ रह रहा हूँ, तो क्या मैं बताऊँ मैं इंडिया में रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ? बताओ मुझे। हाँ इंडिया भैया। में रह रहा हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ? रह रहा हूँ ना। ये भी बोल सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ मैं कानपुर की म्यूनसिपालिटीज वाले एरिया में भी रह रहा हूँ। तो देखो एक ही इंसान है और उसको लोग कर रहे हैं, तीन लोग अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। कौन कर रहा है? एक तुम्हारा कर रहा है स्टेट कर रहा है, एक तुम्हारी पंचायत कर रही है मतलब या म्यूनसिपालिटी कर रही है, और एक तुम्हारी सेंटर कर रही है। लेकिन सबकी जुरिडिक्शन अलग अलग है। जुरिडिक्शन मतलब कि कौन किस पे कितना अधिकार जमा सकते हैं, कौन किस पे कितना लॉ बना सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मेरे मतलब मैंने बोल दिया कि मेरी एजुकेशन से रिलेटेड लॉ कौन लेकर आ सकता है, तो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड लॉ मेरे मतलब क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेकर आ गई, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ गई। या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मेरे को अगर डिफेंस में जाना है या फिर मतलब क्या कहते हैं देश की सुरक्षा करना है, ये सब करना है, या फिर मान लो कि इसी एरिया की सुरक्षा करना है जिसमें 50 लोग रहते हैं, तो वो सुरक्षा कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो सकता है, तो उससे रिलेटेड लॉ कौन लेकर आएगा? वो तुम्हारा सेंटर लेकर आएगा। ठीक वैसे मान लो कि अगर यहाँ कहीं माइनिंग हो रही है, माइनिंग है ना, जैसे मान लो कि कानपुर में सैंड माइनिंग हो रही है,
जिसकी वजह से सारी चीजें खराब हो रही है, हमारे पास टैक्सेस नहीं आ पा रहे हैं। तो उस चीज से जुरिडिक्शन कौन लेकर आएगा? म्युनिसिपैलिटीज लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज बताएगी कि यहाँ कौन लोग माइनिंग कर सकते हैं, कौन लोग माइनिंग नहीं कर सकते, कितना सामान निकाला जा सकता है, कितना सामान नहीं निकाला जा सकता है। तो ज्यूरिडिक्शन बेसिकली एक एरिया, एक सेट ऑफ रूल्स है तुम्हारे लिए, मतलब जो मेन हेड है। हेड कौन है? तुम्हारा सेंट्रल है, तुम्हारा स्टेट है, और तुम्हारा स्टेट के अंदर ही तुम्हारा म्युनिसिपल और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पंचायत है। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि वो लिस्ट, मतलब उस लिस्ट में जो लॉ लिखे हैं कि हाँ वही लॉ केवल सेंट्रल ही बना सकता है, वही लॉ केवल स्टेट बना सकता है, वही लॉ केवल म्यूनिसिपालिटीज या पंचायत बना सकता है। ये नहीं है कि तुम्हारा स्टेट तुम्हारा सेंट्रल बना वाला है, सेंट्रल वाला तुम्हारा स्टेट के लॉ बना रहा है, या फिर जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल और स्टेट वाले वो म्यूनिसिपल या फिर पंचायत के बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। सबकी ज्यूरिडिक्शन अलग अलग है, मतलब सबकी औकात दूसरे के लॉ बनाने की अलग अलग है। वो जबरदस्ती दूसरे का लॉ नहीं बनाएंगे। तो यही चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट में जो हम लोग सिटीजन को जो रूल करते हैं वो सेम सिटीजन होता है, एक ही जगह रहता है, उसी में पूरा स्टेट भी होता है, उसी में तुम्हारी वो म्युनिसिपल पंचायत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और साथ में वो तुम्हारा पूरे कंट्री भी उसमें लीड कर रही है उसको। लेकिन ये सबकी जुरिडिक्शन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि स्टेट उसके मैटर पे, लेजिस्लेशन मैटर पे कुछ अलग काम करेगा, टैक्सेशन मैटर पे अलग काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर पे अलग काम करेगा, है ना। तो जो स्टेट का काम है उस इंसान पे काम करने का, तो स्टेट काम कर लेगा, जो सेंटर का काम है वो तुम्हारा सेंटर कर लेगा, और जो तुम्हारा म्यूनिसिपालिटीज या फिर उसका काम है वो उसका कर लेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे की जुरिडिक्शन के साथ हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो अभी देखो जुरिडिक्शन का मैंने यहाँ मीनिंग देखा था, इसको पढ़ लो एक बार तो तुम समझ जाओगे फिर। पढ़ो। The area over which someone has legal authority. The area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kind of subjects. सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब है कि तुम्हारे पास मतलब तुम कितनी तरीके, कितने तुम्हारे पास लॉ है कि, या फिर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है कि तुम उस चीज से रिलेटेड लॉ ला सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एटॉमिक एनर्जी पे लॉ लेकर आना है, तो तुम मुझे बताओ एटॉमिक एनर्जी पे कौन लॉ लेकर आ सकता है? तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्टेट ला सकता है, सेंटर ला सकता है, म्यूनिसिपल पार्टी ला सकता है, पंचायत ला सकता है, बताओ। भैया स्टेट सेंट्रल दोनों ला सकता है। नहीं, एटॉमिक एनर्जी में जो लाता है वो तुम्हारा बेटा केवल सेंट्रल लाता है। कौन लाता है? सेंट्रल। और फिर जैसे मान मैंने बोल दिया कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन लेकर ला सकता है लॉ? सेंट्रल, स्टेट, या फिर इन दोनों में कौन लेकर आ सकता है? भैया सेंट्रल लाएगा। सेंट्रल लाएगा, वेरी गुड। और जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि पुलिस पे कौन लेकर ला सकता है लॉ? पुलिस, पुलिस से रिलेटेड लॉ वो लेकर आता है पुलिस। तो वो मतलब क्या कहते हैं वो लाता है स्टेट। तो मैंने जैसे अभी बोला ना एटॉमिक एनर्जी, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, है ना, पुलिस। तो ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब इनको बोला जाता है सब्जेक्ट। और अगर मान लो कि कुछ सब्जेक्ट में ये बोल दो कि कुछ सब्जेक्ट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्टेट ही है, स्टेट के पास है, तो मैं उनको बोल देता हूँ स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिन पे केवल लॉ तुम्हारा स्टेट लेकर आ सकता है, और तुम्हारे ऐसे कितने लॉ हैं, ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं कि वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारे केवल सेंटर लेकर आ सकता है ना। जैसे मान लो कि मैं एक बार छोटा सा रीडिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया स्टेट, ये बोल दिया मैंने सेंटर, है ना। और मैंने बोल दिया कि सेंटर लॉ ला सकता है, पुलिस पे ला सकता है, एजुकेशन पे ला सकता है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाइन पे ला सकता है, इन सब पे ला सकता है। मैंने सेंटर पे बोल दिया वो एटॉमिक एनर्जी पे ला सकता है, वो तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी पे ला सकता है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या कहते हैं रॉ आईबी पे, इन सब पे ला सकता है लोग, है ना, ये सारी चीजों के। तो ये जो पर्टिकुलर अगर मैं एक एक की बात कर देता हूँ तो ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं? इनको बोला जाता है सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई सेट ऑफ सब्जेक्ट है वो केवल तुम्हारे स्टेट के लिए है, तो एक तरीके से लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, तभी बोला जाता है स्टेट लिस्ट। तो अगर मैं कभी स्टेट लिस्ट बोलता हूँ तो उसका मतलब है स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी लॉ लेकर आएगा वो स्टेट लेकर आएगा। ठीक वैसे ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी एक सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, नेशनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, रॉ एंड आईबी एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक सेट ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब ये एक सेट ऑफ लिस्ट है। वो लिस्ट एक सेंटर की लिस्ट है जो मतलब एक तरीके से बताना है, कोशिश कर रही है कि वो जो लॉ लेकर आएगी वो सेंटर लेकर आएगी। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आया? हाँ भैया आ गया। आगे ना, तो देखो यही जुरिडिक्शन का मतलब है। जैसे हाई कोर्ट एक स्टेट में काम करता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में काम करता है ना? तो हम लोग जूरिस इन सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। तो ठीक वैसे जुरिडिक्शन का मतलब बस ये नहीं होता कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसका मतलब ये होता है कि एक आपकी लीगल अथॉरिटी है ना, कि आपके पास कितनी लीगल अथॉरिटी है कि आप किसी चीज पर कितना हक जमा सकते हो, है ना, कितने हक जमा सकते हो। तो वो हो सकता है कि बाउंड्री के सेंस में हो, कि जैसे मान लो कि हमने आप पहला वाला एग्जांपल दिया था अपने घर को लेकर, कि आपके घर की जुरिडिक्शन आप दूसरे घर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते कि तुम्हारे घर में पनीर क्यों बनना, तुम्हारे घर में ये बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जुरिडिक्शन केवल हमारे घर तक सीमित है ना? तो वो चीज हो गया। ठीक वैसे अगर हम उसको और थोड़ा शार्प करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टेट और इन सबके सेंस में जुरिडिक्शन कहाँ यूज हो रहा है, ये सब उसके बारे में हो गया। अमन बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ। आ गया भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अब अमन ये पढ़ो। The judicial decision of the respective levels of tiers of government are टीयर्स बोलो ना, मैं गलत पढ़ता हूँ तुम टीयर्स, है ना? टीयर्स। specified in the Constitution. हाँ, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ? बताओ मुझे कोई भी। बताओ अंश, इसका मीनिंग क्या हुआ तीसरे वाले का जो मैंने अभी इतना किया? या अमन तुम बताओ बेटा। अमन हाँ भैया। बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ? भैया पढ़ो में। वही मतलब कि हम्म, भैया हम बताएं। बताओ। The jurisdiction of the respective level or tier of a government as specified in the Constitution. भैया वही आपने बताया ना jurisdiction, जब एक एरिया पे किसी का मतलब लीगल अथॉरिटी होती है, जैसे अब jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल भैया, मतलब इसमें जो लेवल्स है गवर्नमेंट के, सेंट्रल स्टेट, वो जो है आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने अपनी जगह पे वो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ कर सकती है, जैसे स्टेट एजुकेशन पुलिस और उसके लिए, और हाँ वेरी गुड, है सेंट्रल। ना? तो वही बोल रहा है कि ये जितनी भी चीजें कि कोई किसके लिए कितना कर सकता है, तो वो स्पेसिफाइड हो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। समझ रहे हो ना? वो क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड है। मतलब उसको ये नहीं बोल सकता है कि मतलब कल को सेंटर बोल देगा कि अरे नहीं, मतलब स्टेट बोल देगा कि यार म्यूनिसिपैलिटीज तुम ये नहीं करोगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड हो रखा है कि कौन क्या क्या चीज करेगा, है ना, क्या चीज कौन कौन किस चीजों पे लॉ लेकर आ सकता है, कि ताकि आगे चल के दिक्कतें ना हो। तो वो चीजें गारंटीड उस चीज में है ना? तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो उनकी लिस्ट है, जो भी उनका मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को गारंटीड करता है कि वो जो लॉ है, मतलब जो सेट ऑफ लॉ है जो केवल एक ही टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बना सकती है, वो चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे फिर म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत हो, उनमें कोई दूसरे का दखल अंदाजी नहीं होगा। तो उसका मीनिंग ये है, आप पूरा कंप्लीट करो फिर ऑटोमेटिक समझ जाओगे। So the existence and authority of each task of government is कॉन्स्टिट्यूशनली constitutionally गारंटीड, guaranteed. है ना? तो यही बताना चाह रहा है कि चाहे जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट हो, मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत हो, है ना, उनकी जितनी भी भैया अथॉरिटीज, सबको अपनी अपनी अथॉरिटी है, वो क्या कर सकते हैं। जितनी भी उनकी अथॉरिटीज है, उस अथॉरिटीज में क्या चीज हो रखा है कि हाँ चलो ठीक है, आपकी अथॉरिटी तो है, मानते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड भी है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा? एक सेकंड, हैंग हो रहा है क्या? है ना? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंट मतलब गारंटीड हो रखी है। एक सेकंड, ठीक। ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया, हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है।
आप आ जाओ 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर पढ़ो। अंश पढ़ो। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. अब वो ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि कोई फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मान लो मैंने बोल दिया एजुकेशन। एजुकेशन कभी किसी जमाने में केवल सेंट्रल संभाला करता था। क्या संभाला करता था? केवल सेंट्रल संभाला करता था। तो अब लेकिन आज के टाइम में एजुकेशन दोनों संभाल सकते हैं। अगर जो मैंने तुम्हारा यहाँ लिखा है ना एजुकेशन, तो वो मैं केवल लिस्ट समझाने के लिए किया था। अदरवाइज एजुकेशन तो तुम्हारा सेंटर भी संभाल सकता है। तो कभी किसी जमाने में तुम्हारा केवल लॉ कौन बना सकता था एजुकेशन पे? केवल सेंट्रल बना सकता था। लेकिन आज के टाइम जब देखा गया कि यार ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एजुकेशन है, अगर एजुकेशन का बढ़ावा देना है तो एजुकेशन से रिलेटेड लॉज और ये सारी चीजें हो पाए, तो हमको स्टेट को भी हक देना चाहिए। क्योंकि है ना, क्योंकि सेंटर उस चीज पे अगर उतना ध्यान ना दे पाए तो कम से कम स्टेट ही ध्यान दे पाए, तो जिससे क्या होगा कि हमारी एजुकेशन अच्छी रहेगी। आज जैसे मान लो कि केरला को बोलते हैं हम लोग बहुत पढ़ा लिखा समाज है, वहाँ ये पढ़ा लिखा वो चीजें हैं सब। तो हम लोग इसी वजह से बोल पाते ना, क्योंकि वहां के स्टेट ने उस चीज पे ध्यान दिया, और उस चीज पे ध्यान क्यों दे पाए? क्योंकि हमने ये पावर उनको दी। क्या किया हमने? ये पावर उनको दे दी। तो कभी भी अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, तो वो कभी भी अकेले चेंज नहीं हो पाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है तुम केवल केरला वाले इधर सुनो कि एजुकेशन से रिलेटेड मतलब क्या कहते हैं कि केवल तुम ही लोग केवल मतलब लॉ लेकर ला सकते हो। या फिर मान लो कि अगर जैसे ये बोल दे कि अरे नहीं भाई केवल तुम मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा कर्नाटक ही वाले ला सकते हैं, या सब ये सब ला सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। कोई भी ला सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर सबने मतलब जैसे सारी स्टेट ने डिमांड कर दी कि देखिए भैया जो आपने मतलब क्या कहते हैं कभी किसी जमाने में की होगी कि भैया आप देखिए जो आप एजुकेशन पे आप जो लॉ लेकर आ रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे समाज को भी बिगाड़ रही है। तो एजुकेशन से रिलेटेड लॉ हमको भी लेकर आना है। तो उसके लिए फिर एक स्टेट की ही नहीं चलेगी, सारे स्टेट को एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके सेंटर से बोलना पड़ेगा कि हाँ हमें इस चीज से रिलेटेड लॉ लाना है। तभी ये जो आपका यूनिलेटरली है ना, ये मतलब केवल सेंटर सेंटर पे ही लॉ सेंट्रल के पास जो पावर है वो सेंट्रल बना सकती है, और जो तुम्हारा स्टेट है वो स्टेट पे बना सकती है, ये चीजें हैं। तो वो ही चेंज हो पाएंगी, है ना। उसके लिए मतलब क्या है, तुमको गवर्नमेंट जितनी भी जो भी तुम्हारे स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट है उन सबको एक साथ में आना पड़ेगा। ये चीज है। उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, हर एक गवर्नमेंट को मतलब एक साथ में आना चाहिए, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ये चीज है। अब देखो पढ़ो, पूरा पढ़ो इसको, फिर ऑटोमेटिक समझ जाओगे। पढ़ो। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by अब one level of यूनिलैटरली का government. मतलब समझे ना, अकेले से। यूनिलैटरल मतलब होता है एक लेटर, मतलब एक साइड। तो मतलब एक साइड से कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये चीज बोलने की बात कर रहा है कि आप सोचे कि आप सेंटर में हो तो लॉ मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देता हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, है ना। इसके लिए आपको मतलब हर तरीके की गवर्नमेंट के लिए, है ना, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो स्टेट है, पंचायत है ना, म्यूनसिपालिटीज है, उन सब की परमिशन कंसेंट मतलब परमिशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। चल नीचे पड़े जरा। Both have the power to interrupt the Constitution and the power of different level of government. है ना। आप समझ कोर्ट गए के नीचे पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ने के सेंस में नहीं। अब जैसे मान लो कि अगर ये सब मान भी गए, जैसे मान लो कि यूनिलैटरली जो चेंज तो नहीं कर सकता है स्टेट, मतलब क्या कहते हैं सेंटर, है ना, कि हाँ चलो पूरा इंडिया तो नहीं, मतलब क्या कहते हैं जो सेंट्रल में सरकार बैठी दिल्ली की, सोचे कि हाँ मैं सारी चीजें चेंज कर दूं, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इन लोगों ने जैसे तिकड़म फैलाने लगे, जैसे बीजेपी और ये सब तिकड़म फैलाने लगे कि नहीं मेरे काम करते हैं, हर जगह सरकार हमारी लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं, तो उस केस में क्या करेगा जो सुप्रीम कोर्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस पावर को इंटरप्ट करेगा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप भलाई के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि सेंटर को भी अपनी पावर करने से रोक दे रहा है। तो वो पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है पावर। कोर्ट के तो पास। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्ट कर देता है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेंटर अलग लॉ बनाएगा, स्टेट अलग लॉ बनाएगा, और कोई किसी की पावर को वो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन को चेंज करना है, मतलब प्रोविजन मतलब कुछ चीजों को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको हर एक गवर्नमेंट के लिए कंसेंट की जरूरत होती है।
तो अगर मान लो कि अगर इन लोग के पास कंसेंट भी हो गया और हमें देखकर ये लग रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया या खतरे में आ जाएगा कि आगे चल के बर्बादी हो जाएगी, अगर ये हो गया तो हमारा कोर्ट क्या करता है, उस चीज को नल एंड वॉइड कर देता है। नल एंड वॉइड मतलब खारिज कर देता है आर्टिकल 13 के थ्रू। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। ये आर्टिकल 13 ही है ना, जरा एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, आर्टिकल 13। क्योंकि 12 में स्टेट के बारे में हाँ ये देखो, सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट, कि जो भी तुम्हारे फंडामेंटल प्रोविजन है या फिर जो भी राइट्स है उनको सेफ गार्ड करना। और अगर वो सेफ गार्ड नहीं हो पा रहे तो फिर उसको क्या बोल देगा, हटा देगा, कह देगा फिर डिक्लेयर अनअन्वॉइड, की मतलब हाँ जो तुम्हारा सेंट्रल लॉ लेकर आया है या फिर जो स्टेट लॉ लेकर आया है वो सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे, है ना। तो ये चीज है, तुम देख रहे हो कैसे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट, जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ मतलब फॉर्म ऑफ पावर थी, जिसमें मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, लेजिस्लेचर अपना काम करेंगे और जुरिडिक्शन अपना अलग काम करेंगे। और ये जो तीनों चीजें हैं ये अपने आप को क्रॉस एंड चेक बैलेंस करेंगे दूसरे के काम को। तो यहाँ कोर्ट कैसे काम कर रहा है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है उनको ज्यादा इंटरप्ट ना कर पाए, कि जिसके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वही चेंज हो जाए ना। तो ये चीज है। तो आप देखो, आप इसको पढ़ो नीचे। The highest court act as an empire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective अब powers. हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है इंडिया की, सबसे हाईएस्ट कोर्ट Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट कैसा काम कर रहा है, अंपायर जैसा काम कर रहा है ना। कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको फिर मतलब क्या कहते हैं, हरी पत्ती कौन दिखाएगा, कि मतलब क्या कहते हैं कि कौन तुम्हारा सही है कौन तुम्हारा गलत है या फिर किसके पास ज्यादा हक जाएगा, तो कौन दिखाएगा, हाई कोर्ट दिखाएगा, सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा, मुझे बताओ कौन दिखाएगा। भैया सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा। और इस तरीके की पावर, मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पावर कि जो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा जुरिडिक्शन दे सके, मतलब कि जो अपने मतलब क्या कहते हैं जुरिडिक्शन दे सके, कि क्या तुम्हारा सेंटर क्या तुम्हारा क्या पावर तुम्हारा सेंटर के पास रहेगा, क्या तुम्हारा पावर स्टेट के पास रहेगा, है ना। ये चीज है कि कल को उनके पास मतभेद होता है तो उसका सुलह कराने वाला काम तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और इस तरीके के जुरिडिक्शन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या बोल देते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो अभी आगे चल के जब तुम 11th क्लास 12th क्लास में आओगे तब तुमको मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, ब्रिट जुरिडिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। और तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, कि मतलब एक तरीके का ऐसी चीज है कि जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, कि ताकि जो सेंटर है जो स्टेट है आपस में लड़े नहीं। और अगर कोई मतभेद होता है, जैसे मान लो कि स्टेट को मतभेद हो गया सेंटर से रिलेटेड कुछ भी, चार पांच स्टेट को जैसे मान लो कि मतभेद हो गया, चार पांच स्टेट में मैंने क्या बोला, जैसे मान लो कि कर्नाटक है, तुम्हारा ये तेलंगाना है और महाराष्ट्र है, उसको मतलब मतभेद हो गया या उसको समझ या आपस में ही मतभेद हो गए, कि यार वो बोले कि आपस में बाउंड्री सेट कर रखी इन लोगों ने, और इन लोगों ने बोला कि यहाँ से जो नदी जाती है वो नदी का पानी हमारा है, वो सब चीजों का हमारा है, ये जो भी चीज है ना, ये सब हो गया। या फिर जो पहाड़ हमारा है, जो जंगल हमारा है, यहाँ सब वो है। तो अब इनके आपस के बीच में लड़ाई हो गई। तो अगर मान लो कि स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई होगी तो भी वो सुलह सुप्रीम कोर्ट कराएगा। और अगर मान लो कि स्टेट और तुम्हारे सेंटर के बीच में हो गई, कि जो दिल्ली है इनके बीच में हो गई, तो भी जो सुलह कराएगा वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही कराएगा। और ये जो सुलह कराने की ताकत है, मतलब ये जो तुम्हारी ये जो पावर है जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं जितने भी जो भी मिस इंटरप्रिटेशन हो रखी है अगर वो तुम्हारी सॉल्व आउट हो जाती है, तो इस तरीके की जुरिडिक्शन को हम लोग बोल देते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भैया ज्यूरिडिक्शन एक बार फिर से समझाइए, पूरा समझ में नहीं आया. देखो, जुरिडिक्शन जैसे मान लो कि क्लास में आठ टॉपिक कौन पढ़ाएगा, उसकी पावर किसके पास टीचर. टीचर के पास है ना। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं जुरिडिक्शन। समझ में आ गया, इसको क्या बोल देते हैं जुरिडिक्शन, कि किसके पास कितनी पावर है। समझ ठीक में आ गया। है. अब मैंने बोल दिया कि सेंटर के पास क्या पावर है, कि वो सेंटर से रिलेटेड लॉ ला सकता है। तो मतलब उसकी जुरिडिक्शन क्या है, सेंटर से रिलेटेड लॉ लाना। अब मैंने बोल दिया कि स्टेट की जुरिडिक्शन है स्टेट के लॉ लेकर लाना, स्टेट से रिलेटेड लॉ लेकर आना। तो स्टेट की जुरिडिक्शन क्या हो जाएगी,
एजुकेशन हो गया, ये फिर जो भी हो गया। तो मतलब उसका दायरा, जुरिडिक्शन मतलब होता है दायरा एक तरीके से, कि सेंटर तुम्हारा दायरा कितना है। तो ठीक वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी दायरा कितना है ना, कि कल को अगर मान लो कि लड़ाई हो जाती है इनके बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है कि आपस में सुलह कराना, है ना, या सेंटर सेंटर के बीच में, वो सॉरी सेंट्रल स्टेट के बीच में या स्टेट स्टेट के बीच में, उसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। है ना। इतना जान लेना, जुरिडिक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, समझ रहे हो। कुछ नहीं है जुरिडिक्शन, मतलब ये है कि तुम्हारा जो, अभी ये देखो आर्टिकल 131 में, इसको मैं तुमको पूरा पढ़ाना चाह रहा था, ये आर्टिकल तो मुझे मालूम था। अब इसको पढ़ो तुम, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 पढ़ो। According to Article 131, the Supreme Court has exclusive and original jurisdiction over legal issues originating between state and between state and एंड द the यूनियन, union। इसका मतलब क्या हुआ। भैया मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है हैज एक्सक्लूसिव, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। वो उनके बीच में लीगल इशू अगर कुछ भी होता है वो फिर उसको भले सही चाहे से स्टेट सुलझाने के स्टेट हो लिए या फिर स्टेट यूनियन यूनियन हो, हो। है ना, ये चीज है। तो ये देखो यही चीज वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुमको, कि ये इसकी जुरिडिक्शन एक तरीके से, ये इसकी पावर एक तरीके से, है ना। तो अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई भी टेंशन क्रिएट हो रही है, तो उस टेंशन को काम हटाने के लिए जो अंपायर आएगा, उस अंपायर का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है। और ये जो टेंशन हटाने का काम जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, एक इस जुरिडिक्शन का बोलते हैं कि हम लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोल देते हैं। ये तुम्हारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, बस ये चीज है कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, आर्टिकल 131 आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना। हाँ भैया। अमन, अमन सो गया क्या ये। पता नहीं भैया नहीं सही। भैया। आया ना समझ में। हाँ, चल आगे बढ़े चोर इसको, सौ नीचे वाला सात छठा सातवां जो था पढ़ो। 400 revenue for each level of government are clearly specified to ensure financial ऑटोनॉमी, इसका मतलब क्या है, autonomy। कि जैसे मान लो कि जो तुम्हारा, ये जो तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पास पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तुम्हारा महाराष्ट्र के पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, तुम्हारा छत्तीसगढ़ के पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना, फिर तुम्हारा वेस्ट बंगाल के पास पैसा कहाँ से आएगा, है ना। ये कौन कौन सी मतलब क्या कहते हैं, वो सारी चीजें वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हो रखी हैं, ऑलरेडी डिफाइंड हो रखी हैं। इससे फायदा क्या होगा, कि स्टेट को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंटर पे, दिल्ली की बैठी सरकार पे, कि हमको पैसा दो, है ना, ये चीज हमको पैसा दो। तो अब वो टैक्स से रिलेटेड हो गया, कि जैसे मान लो कि कोई टैक्स वो तुम्हारा स्टेट लेकर आ गया। अब मान लो कि अगर जैसे, अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर कहीं रहने का टैक्स तुम्हारे इंडिया में मध्य प्रदेश में कम है और तुम्हारे यूपी में बहुत ही ज्यादा है, तो तुम मुझे बताओ तो तुम कहाँ रहना पसंद करोगे। मध्य प्रदेश। भैया मध्य जहाँ प्रदेश में टैक्स रहना कम पड़ेगा ना। होगा। तो ठीक वैसे ही जो मतलब क्या कहते हैं स्टेट स्टेट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं कि हम अपने लोगों को कितने सुविधा देंगे। तो उससे रिलेटेड वो अपने लॉज लेकर आते हैं कि हाँ हम इन पे इतना टैक्स लगाएंगे, होम टैक्स इतना लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज इतना लगाएंगे। यही तो होता है ना। कुछ स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होता है वो अलग होता है ना। हमारे यहाँ 8 रुपए चल रहा है, कहीं के 12 रुपए चल रहा होगा, कहीं 13 रुपए चल रहा होगा, तो इस हिसाब से हो जाता है। तो अब मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ, कि ये जो तुम्हारा जो बेसिकली जो अब अपना इन्होंने 8 रुपए लगाया, इन्होंने 12 रुपए लगाया, तो ये इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये इनका अपना पैसा कमाने का जरिया है। तो इससे क्या है, कि ये अपने तरीके से जब पैसे कमाएंगे तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में रहेंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब समझते हो, ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद से डिपेंडेंट ना होना। ऑटोनॉमी जब हम कोई चीज खुद से करते हैं, अब जैसे मान लो कि मैं बोल दूं मतलब क्या कहते हैं कि जब तुम अपने आप से खुद से पढ़ने लगो तो तुम्हारा क्या होगा, है ना, लिटरेसी ऑटोनॉमी, वो तुम अपने आप से खुद से पढ़ाई कर ले जा रहे हो, ये चीजें तुमने जो जो कि ऑटोनॉमी खुद से की। ठीक वैसे अगर तुम्हारा स्टेट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी,
अगर वो पैसे कमाना जानता होगा, अगर वो पैसे कमाने के पास उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो फिर वो सेंटर पर डिपेंड नहीं रहेगा। क्योंकि मान लो कि अगर जैसे सेंटर पे बीजेपी की सरकार है, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सारे मतलब क्या कहते हैं हर जगह बीजेपी की सरकार है, और मैं कह दूं कि तुम्हारे गुजरात में मतलब क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार है, तो तुम मुझे बताओ, कांग्रेस वालों बीजेपी वाले क्या कांग्रेस वालों को फिर पैसा देंगे? बताओ मुझे। नहीं नहीं देंगे। भैया। नहीं देंगे ना। तो फिर इससे क्या होगा कि गुजरात वाले जितने भी लोग हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो भाई एक कलेश ना मचे, एक पैसों की ज्यादा दिक्कतें ना हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रखा है, डिफाइन करके रखा है कि कहाँ किसके पास कैसे कितना पैसा आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मान लो कि अगर जैसे सेंटर ने बोला कि इनकम टैक्स हमारे पास पूरा आएगा, तो मतलब फिर स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं नहीं तुम्हारे पास क्यों आएगा, ये हमारे पास, या हमारे पास रहता है तो हमारे पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि कोई भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कोई नदी निकलती है ना, कोई जैसे नदी निकलती है, तो नदी से अगर जैसे मान लो कि कोई मिट्टी बालू हटाई जा रही है, वो सब हटाई जा रही है, तो वो जो जुरिडिक्शन आता है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के आता है, पंचायत के अंदर आता है, ग्राम सभा के अंदर आता है। तो अब वो जो मिट्टी हटाएंगे, जो बालू हटाएंगे, तो जो बालू बेची जाएगी, तो जिसका पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? तो तुम्हारे स्टेट के पास जाएगा। तो उसमें सेंटर ये नहीं बोलेगा कि चलो मेरे को भी उससे अपना हिस्सा दो, ऐसा नहीं बोलेगा, है ना, ये चीज है। तो ठीक वैसे अब मान लो कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो सेंटर में दिल्ली की बैठी सरकार है, लोकसभा राज्यसभा में जो बैठी है, अब उसका एरिया है थोड़ी ना कि दिल्ली की दिल्ली में कि अगर कुछ हो रहा है तो वहां से वो पैसा कमाएगा। वो तो पूरे इंडिया से पैसा कमाएगा। लेकिन इंडिया से सेट ऑफ ऐसा पैसा कमाएगा कि वो चीज वही चीज सेम लागू तुम्हारे मध्य प्रदेश में होगी, महाराष्ट्र में भी होगी, केरला में भी होगी, हर जगह होगी। अब जैसे एक वर्ड हो गया तुम्हारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब समझते हो ना, जो तुम्हारे आमदनी पे लगता है। तो भले चाहे तुम नागालैंड में हो, चाहे तुम मतलब क्या कहते हैं मणिपुर में हो, चाहे तुम नागालैंड में हो, चाहे तुम अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे जहाँ हो, अगर तुम 13 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 13 लाख में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो इनकम टैक्स आएगा, तो इनकम टैक्स किसके के पास आएगा? तुम्हारे सेंटर के पास आएगा, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे रखी है कि किसके पास कितना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे फेडरल के तुम्हारे वो है ना, कि कोई किसी के दखल अंदाजी नहीं करेगा। जैसे पहले उसमें क्या था कि एक से दो से ज्यादा गवर्नमेंट होगी, ये उसका फीचर है एक तरीके से, है ना, कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट है सेम सिटीजन को तो करेंगे लेकिन सबकी अलग अलग जुरिडिक्शन होगी। ये क्या है, एक तरीके का भाईचारा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम एक साथ हैं, हम लोग अपने एक साथ हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने लॉ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जिससे कोई भी परेशानी नहीं हो, है ना, ये सारी चीजें। और जो भी मतलब टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी उनके लॉ है वगैरह, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड रहेंगे कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब उसके फीचर्स दे रखे हैं कि हाँ चलो आगे चल के हम लोग अच्छे ही करेंगे, कोई खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, भैया है ना फर्टिलिटी इससे। क्या होती है? हाँ, फेडरलिज्म तो पता चल गया, फर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी। हाँ। फर्टिलिटी मतलब अरे फर्टिलिटी तो मतलब फर्टाइल होना है। जैसे वो क्या मैंने बोल दिया कि अगर बच्चा फर्टाइल हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा गैमेट सेल जब होता है, जब तुम्हारा सेक्स सेल जैसे मेल का स्पर्म वो और तुम्हारा नहीं भैया, वो हाँ नहीं। अरे वो वाला इक्वालिटी हाँ और फर्टिलिटी। फर्टिनिटी। अरे फर्टिनिटी का मतलब ये वो फर्टिनिटी मतलब होता है भाईचारा, है ना, इक्वालिटी फर्टिनिटी। फर्टिलिटी मतलब वो ये एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो तुम्हारा इसमें आता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो उसमें बेसिकली तुम प्रियम्बल में जो पढ़ते हो, है ना, वो चीज है। तो जो तुम लोग प्रियम्बल में पढ़ते हो तुम उसमें आता है इक्वालिटी फर्टिनिटी एंड ये सारी चीजें, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, वी सोलोमनी हैव रिजॉल्व, है ना, ये सारी चीजें अभी दिखाते थे। ठीक। तो उसमें भी जो फर्टिनिटी जो आ रहा है वो तुम्हारा भाईचारा ही है, फर्टिनिटी, है ना। ये जो फेडरल, ये वर्ड एक ही है। समझ में आ गया? देखो फर्टिनिटी जो भाईचारा, और जो तुम्हारे ये जो है, इसका मीनिंग एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अभी दिखाते हैं तुमको प्रियम्बल। तुम लोगों ने हर अपनी किताब ये देखो ना, हमेशा अपनी किताब में देखोगे एनसीईआरटी की किताब में ये क्या लिख रखा है, मुझे पढ़ो जरा। ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिबरल, ये लाइबर्टी, लाइबर्टी का मतलब होता है आजादी। लाइबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। फर्टिनिटी का मतलब क्या होता है?
कि भाईचारा, एक ऐसा भाईचारा कि जिसकी वजह से मतलब क्या हो कि हमारे जो पूरी भारत की इंटीग्रिटी मजबूत रहे, हम लोग एक साथ रहे। तो वो इसमें फर्टिलिटी की बात कर रहा है वो। समझ में आ रहा है? तो ये फर्टिलिटी का मीनिंग पढ़ो, ऑलरेडी तुम समझ जाओगे ये। Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of यूनिटी एंड the इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, है ना? तो ये हो गया। तो फर्टिलिटी और तुम्हारा मतलब ये क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा फेडरल है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। समझ में आ गया? दोनों का मीनिंग सेम ही है, ये चीज है। अब आया कि नहीं आया, पहले बताओ मुझे इतना। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फेडरल सिस्टम होता है ना, अब अगर तुम उसको ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो तुमको इसके दो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो ये सेफ गार्ड कर रहा है ना? सेफ गार्ड कैसे कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है, सेंटर अपना अलग लॉ बनाएगा, स्टेट अपना अलग लॉ बनाएगा, पंचायत अपना अलग लॉ बनाएगा, जो जो जिसके पास जिस तरीके की पावर है। अगर वो सेंटर के पास जो पावर वो सेंटर बना रहा है तो हम लोग उसको बोल देते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। और अगर मान लो कि अगर वो तुम्हारा स्टेट बना रहा है उस चीज के लिए पावर, तो हम लोग उसको बोल देते हैं तुम्हारा स्टेट लिस्ट। और अगर मान लो कि अगर वो स्टेट और सेंटर दोनों बना पा रहा है, जैसे एजुकेशन में था, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? कॉन्करेंट लिस्ट बोल देते हैं। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है? अभी पता नहीं तुम लोग के इसमें पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन ये सारी चीजें 11th में या 10th में आ जाती, मुझे याद नहीं है अब। ठीक है? तो ये कि कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो ये क्या चीज है? ये सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारी जुरिडिक्शन अलग है, मेरी जुरिडिक्शन अलग है, मैं तुम्हारे उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा, तुम मेरे उसमें अलग दखल अंदाजी नहीं करोगे। तो मुझे बताओ इससे क्या फायदा होगा? अगर ये सारी चीजें में, तो मुझे बताओ इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि नहीं कि हाँ चलो ठीक है कि आप अपनी ऑटोनॉमी में जियोगे। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश वाले सांस ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर अलग अलग सरकारें हुई तो भी उन लोग को डर नहीं लगेगा कि यार चलो ठीक है सरकारें अलग है, कल को हमारे साथ कुछ हमारा फायदा ही ना हो, हमारी ये चीजें ना हो, वो सारी चीजें ना हो। तो ये चीज ऑटोनॉमी मिल जाएगी एक तरीके से। तो हमको क्या देखने को मिलेगा? एक यूनिटी देखने को मिलेगी कि हाँ जो तुम्हारा ये प्रॉपर इंडिया है, वो काम तो जरूर मतलब सेंटर अपना अलग कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं दिल्ली बनाने की कोशिश करूँ छोटे से उसमें, तो जैसे देखो ये क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक छोटा सा दिल्ली बना दिया, ये चीज है ना? तो अब ये दिल्ली हो गया, है ना? इधर साइड तुम्हारा हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, है ना? तो देखो अब ये लोग का अपना अलग अलग सेट ऑफ रूल है, इन लोग के अलग अलग जुरिडिक्शन है। लेकिन जब सबकी सेट ऑफ रूल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया एक जैसा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा एक दूसरे पे कर नहीं रहे। तो तुम्हारा फेडरल सिस्टम से हमको दो चीजें समझ में आ रही है कि मेरे भाई, एक तो हम लोगों ने उनको ऑटोनॉमी दे रखी है, अपने को भी और दूसरे को भी। और साथ ही साथ में जो हमारा भारत है वो एक साथ आ रहा है। ठीक वैसे ही तो अगर मैं फ्रांस के ऊपर एक बेल्जियम बनाऊं, तो बेल्जियम में क्या सीन था? तुम्हारे जो स्टेट है वो स्टेट में ऑटोनॉमी भी है कि हाँ चलो ठीक है, तुम अपने तरीके से लॉ भी बना सकते हो। और एक तरीके से यूनिटी भी है। क्यों? क्योंकि सभी जो तुम्हारे स्टेट है, सभी की जो सबसे मेन सरकार है, सेंट्रल की सरकार है, उसके कैपिटल ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? उसके कैपिटल ब्रुसेल्स में। ठीक वैसे यहाँ है हमारे इंडिया में अपने स्टेट की सबकी अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन सबने अपनी अलग अलग सरकारों से एक सरकार बना रखी है जो सभी सरकारों को देखेगी, लीड करेगी। उस सरकार को हमने बोल दिया सेंट्रल की सरकार, है ना? तो कैसे एक तरीके से मतलब एक यूनिटी भी शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को केरला वाले ये ना बोल दे कि नहीं भाई हम तो अपना अलग रहेंगे, तुम अपना अलग रहो, है ना? ये चीजें हैं। तो कितनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी आज भी हमारा कंट्री एक साथ है। लैंग्वेज के सेंस में चाहे डाइवर्सिटी हो, खाने के सेंस में डाइवर्सिटी हो, या थिंकिंग या कल्चर के सेंस में तुम्हारी डाइवर्सिटीज हो, लेकिन फिर भी आज हम लोग एक साथ है। तो उसका जो मेन पीछे कारण है वो है तुम्हारा फेडरल सिस्टम। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। आया? अमन, हाँ भैया। अंश, अमन इसको पढ़ो। अंश नहीं है क्या क्लास में? है तो पढ़ो। The federal system throws as a dual objective डील to नहीं, डुअल। क्या लिख रखा है? divide, डुअल। divide, डुअल मतलब दो। safeguard and safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional रीजनल डाइवर्सिटी, है ना? diversity. क्या समझ में आ रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, सेफ गार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है यूनिटी को, और उसके साथ साथ देखो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी
हमारी जितनी भी रीजनल तुम्हारे क्या कहते हैं जो डाइवर्सिटीज हो रखी हैं, उन सबको सपोर्ट भी मिल रहा है, एक तरीके एकोमोडेशन भी मिल रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? ये तुम्हारा फेडरल सिस्टम की वजह से हो पा रहा है, वरना ये सारी चीजें ना हो पाए। अब इसको पढ़ो। Therefore, two aspects are critical for the क्लैरिकल नहीं, क्रूशियल। institution इसको क्या पढ़ते हैं? क्रूशियल पढ़ते हैं। institution and प्रैक्टिस ऑफ practice of फेडरलिज्म क्या बोल रहा federalism. है कि अगर आपको रीजनल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना है, सारे लोगों की अपने इंडिया को यूनाइट करना है, लोगों को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें करना है, तो आपके पास कुछ दो चार चीजें जो होनी चाहिए वो एकदम क्रूशियल है ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। जब मैं इंस्टीट्यूशन यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक तरीके से मैं सेंटर और स्टेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर मतलब या किसी भी चीज को अगर आपको एकोमोडेट करना है, उनकी रीजनल डाइवर्सिटीज को, अपने देश को एक साथ लेकर आना है, तो आपको प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म करना ही पड़ेगा, है ना। जो फेडरलिज्म की जो चीजें हैं, जितने भी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ी हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एक यूनिटी देखने को मिलेगी, जो कि आपको श्रीलंका में देखने को नहीं मिली, क्योंकि उन लोगों ने ऑटोनॉमी नहीं दी। उन्होंने वो पूरा एक स्टेट ही है एक तरीके से, ना वहाँ कोई स्टेट नहीं है। उन्होंने सिन्हालाज और तुम्हारा तमिल को अलग नहीं किया, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटीज को नहीं माना, तो जिसकी वजह से वहाँ फेडरलिज्म नहीं प्रैक्टिस हो रहा, तो जिसकी वजह से वहाँ मतलब क्या कहते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी होने के बाद फिर मतलब यहाँ लड़ाई दंगे हो रहे हैं। लेकिन जहाँ रीजनल डाइवर्सिटीज है और जहाँ हमने प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म को अपनाया, वहाँ लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं। वहाँ हमने पावर शेयरिंग की है, तो जिसकी वजह से हमारे लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं। तो जिसी की वजह से हमने रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा है कि हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम फ्रेंच स्पीकिंग हो, हम डच स्पीकिंग है, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुमको तुम्हारा लॉ इम्पोर्टेंट, हमको हमारा लॉ इम्पोर्टेंट, एक साथ रहते हैं। ठीक वैसे हमारे इंडिया में, अरे कोई बात नहीं मेरे हिंदू भाई, अरे कोई बात नहीं मेरे मुस्लिम भाई, तुम वहां रहे तो हम यहाँ रहते, हमारा तो भारत प्यारा है, हम सब एक साथ रहेंगे। तो ये चीज है। तो हम जो एक साथ रहेंगे, स्टेट वाले इधर रहेंगे, सेंट्रल वाले उधर भी बड़े चैन से रहेंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास फेडरल सिस्टम है, हमने सेट ऑफ रूल डिफाइन कर रखा है कि स्टेट इतना बनाएगा, सेंटर इतना बनाएगा, म्यूनसिपालिटी इतना बनाएगा, पंचायत इतना बनाएगा। तो ये चीज है। अब इसको आगे बढ़ो। They should also trust that each would abided ऊपर से पढ़ो। by its गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू द सम रूल ऑफ पावर्स। government at different levels should adhere to some rule of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the arrangement. अरेंजमेंट नहीं, एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल की, स्टेट, सेंटर, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, है ना, उन लोगों ने क्या कर रखा है? पावर शेयरिंग कर रखी है। कुछ पावर आप रखेंगे, कुछ पावर हम रखेंगे, है ना। और इन लोगों ने इंश्योर भी कर रखा है एक तरीके से, मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है कि जो भी हमने एग्रीमेंट कर रखे कि हाँ चलो ठीक है, इस चीज से रिलेटेड हम लॉ लेकर आएंगे, इस चीज से रिलेटेड आप लॉ लेकर आए, उस चीज पे निर्भर भी रहना है। अबाइड मतलब उस चीज पे, मतलब क्या कहते हैं कि आप उस चीज से मानोगे। अबाइड बाय लॉ, अबाइड बाय लॉ मतलब कि आप उस लॉ को मानोगे। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, तो यू आर अबाइड बाय लॉ टू राइट द डेली आंसर राइटिंग, है ना। तो ये अबाइड बाय मतलब क्या होता है कि आप फॉलो करना, उस चीज को मानना। तो आपस के स्टेट में ट्रस्ट है कि हाँ चलो ठीक है, कि जो भी एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं सेंटर के साथ, हम उस चीज को मानेंगे, ये सारी चीजें। तो यही सब बताना चाहते हैं, कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा फेडरल सिस्टम होता क्या है ना। तो अगर तुम फेडरल सिस्टम की आइडिया को लेकर बात करोगे, तो तुमको ये समझ में आएगा कि एक तरीके का म्यूचुअल ट्रस्ट है। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब समझते हो ना? ट्रस्ट मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भैया ट्रस्ट करना एक दूसरे के ऊपर मतलब कि काम हाँ, करते रहो। ट्रस्ट करना। और अगर मान लो कि मैं म्यूचुअल ट्रस्ट कर दूं, तो उसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नाम सुना होगा ना? नाम सुना है कभी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम्म, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास हिंदी का काम कंप्लीट है, मेरे पास इंग्लिश का काम कंप्लीट है, और तुम्हें इंग्लिश की जरूरत है, मुझे हिंदी की जरूरत है। और अगर हम लोग आपस में एक दूसरे का काम बांट लेंगे, तो हम लोग आज टीचर से मार खाने से बच जाएंगे, या फिर हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे।
तो तुम है ना, मतलब मान लो कि अगर हम लोग दूसरा काम बांट लेंगे तो हमारे 80% के ऊपर आ जाएंगे। तो तुम मुझे बताओ, तुम मेरे को अपना काम दोगे, मैं तुम्हें अपना काम दूंगा, तभी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मुझे बताओ। हाँ भैया। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि अगर हम लोग काम बांट लेते हैं तो। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर हमने काम नहीं बांटा तो क्या हमारे 80% आएंगे? नहीं। नहीं आएंगे। तो क्या उसमें हमारा भला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ये नोटबुक के बांट लेनी चाहिए? हाँ। तो अगर हम बांट लेंगे तो हमारे आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई या फिर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में, इस म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से हम लोग इम्प्रूव किए कि नहीं किए, बताओ मुझे। हाँ किए ना। करा भैया। तो ठीक वैसे ये जो मान लो कि तुम्हारे स्टेट है, तो इन स्टेट के बीच में तुम्हारे म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रखे हैं ना, कि चलो कोई बात नहीं, अगर उत्तर प्रदेश वाला कोई आएगा हमारे यहाँ काम करेगा तो हम उसको रोकेंगे नहीं, कर्नाटक वाला आएगा तो हमारे यहाँ रोकेंगे नहीं, ये सारी चीजें रोकेंगे नहीं, हम सबको वो करेंगे नहीं, है ना। तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो इनके भी बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे बताओ, जब इस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई किसी की रीजनल डाइवर्सिटी को हार्म नहीं करेगा, पैसे कमा सकता है वो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहे। तो मुझे बताओ, जब हम इस तरीके से करेंगे तो जैसे हमारे कॉपी बदलने पे 80% आ रहे हैं, ठीक वैसे अगर हम इस तरीके से अपने भारत में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टेट के बीच में रहेगी, तो क्या हमारा भारत तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भैया। करेगा ना। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि पावर शेयरिंग कर रहे हैं, और पावर शेयरिंग करने के बाद अगर हमारे आपस के बीच में समझौता बहुत अच्छे से हो रखा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो रखा है, तो फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एग्रीमेंट जो होंगे वो हमारे ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। जो एग्रीमेंट होंगे हम उस पर ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, काफी दिनों तक वो रहेंगे, जिससे हमारा भारत प्रगति की ओर जाएगा। तो आगे पढ़ो, तो यही एक आइडिया है फेडरल सिस्टम का, कि हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडमेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि काफी लॉन्ग लास्टिंग हो। अब इसके नीचे पढ़ो तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। वेगिस बैलेंस ऑफ ऊपर, द आइडियल फेडरल। द आइडियल मतलब क्या आइडियल। होता है, आइडिया एक तरीके से, है ना। ये हाँ भैया। द आइडिया की आइडियल मतलब आइडिया फेडरेशन। एक तरीके से बोल सकते हो, या फिर मतलब बोल सकते हो कि यार देखो, ज्यादातर जो फेडरल सिस्टम होते हैं उनमें दो एक्सपेक्ट होते हैं। आइडियल मतलब ये कि मतलब ज्यादातर हमने फेडरल सिस्टम में देखा है कि उस तरीके की चीजें होती हैं। तो आइडियल का मीनिंग ये भी हो जाता है। तो अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम आइडियल को आइडिया भी समझ सकते हो, कि यार देखो, फेडरल सिस्टम का आइडिया मतलब ये होता है म्यूचुअल ट्रस्ट और तुम्हारा एक ऐसा एग्रीमेंट कि हम लोग सब साथ में रहे, भाईचारे के साथ में रहे। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। तो एक सेकंड रुको जरा, मैं देखता हूँ और कितना बचा है ताकि तुम लोग को बोलो। ठीक है। तो ये आज पढ़ाऊँ या कल पढ़ाऊँ? कल पढ़ाना भैया कल। भैया मैं जा रहा हूँ भैया, कल पढ़ाना मैं। हाँ ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। अभी बताओ, ये अंश तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया था? भैया जैसे बोला क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक हो गया तुरंत। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो? नहीं भैया। नहीं है ना। मतलब तुमको बस केवल फीचर बताने हैं, तो तुम यही सब बता देना। कोई किसी पे कितने लॉ लेकर आ सकता है, कोई कैसे क्या लेकर आ सकता है, फेडरल सिस्टम की पहले मीनिंग बता देना, ऐसे है ना। तो इससे क्या होगा कि मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं तुम लोग के, और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। चलो, इसको भेज दे रहा मैं, है ना। आज स्कूल जल्दी जा रहा हूँ।